हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों आज है 24 जून 2021 और हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। हमेशा की तरह आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को बेटर करेंगे, क्योंकि सबको पता है अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छे से आ गया तो आपकी 30 से 40% एग्जाम की प्रिपरेशन वैसे ही हो जाती है। उसके बाद अपनी बुक्स को आप रेफर कर सकते हो। चलिए बिना किसी डिले के आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। ये है आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, जहां पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है एससीओ को लेके। ये न्यूज़ कल भी आई थी, तो ये कल की न्यूज़ का ही कंटिन्यूएशन है। दोस्तों एससीओ का मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कुछ कंट्रीज हैं और उनके एनएस से मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की वहां पे मीटिंग हुई थी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 2001 में इसकी बातचीत स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2003 में फाइनली शंघाई मतलब एससीओ बन के तैयार हो गया था। शुरुआत में जिसके कंट्री मेंबर्स थे वो थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जिसकी लोकेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे ये रशिया है, ये चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान। इसको ढूंढने में किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम होती है यहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं। पहले ये रशिया का पार्ट ही हुआ करते थे, आजकल ये उसका पार्ट नहीं है 1991 के बाद से। ये है आपका कजाकिस्तान, ये है आपका किर्गिस्तान, इधर आपका है ताजिकिस्तान और ये है आपका उज्बेकिस्तान। ये इनिशियली इसके परमानेंट कंट्रीज थे, लेकिन 2017 में पाकिस्तान और इंडिया को भी एससीओ का मेंबर बना दिया गया। और ये लोअर जो ये ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। ठीक है, ये कौन सा है? मंगोलिया है, इधर ये है ईरान, इधर ये है अफगानिस्तान और ये है आपका बेलारूस। तो इसको भी यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, ऑब्जर्वर कंट्री है, और हो सकता है फ्यूचर में इनको भी परमानेंट मेंबर यहाँ पे बना दिया जाए। ठीक है, आप मुझे ये बताओगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं यहाँ पे कि ये जो गल्फ है यहाँ पे, इस गल्फ का नाम क्या है? देखिए ये है ईरान। ठीक है, और आप मुझे ये भी बताओगे कि ईरान का पुराना नाम क्या है और इस गल्फ का नाम क्या है। ठीक है, तो ये एससीओ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। ये एक जो है यूरेशियन, यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। समझ रहे हो? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर साल 2 साल के बाद मीटिंग करते हैं। इस बार जो इसकी मीटिंग हुई थी उसमें जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंडिया में कौन है? अजीत दोवल जी हैं, और पाकिस्तान के कौन है? ये है मोईद यूसुफ। तो इन्होंने मीटिंग किया। देखिए वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना बातचीत बिल्कुल बंद है, लेकिन ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कुछ फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पे ये लोग बातचीत कर सकते हैं ताकि पीसफुल माहौल बना रहे। ठीक है, किस किस चीज के लिए बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल टेररिज्म को कैसे दूर करना है, एक्सट्रीमिज्म को कैसे दूर करना है, सेपरेटिज्म को कैसे दूर करना है, रिलीजियस जो रेडिकलिज्म और फंडामेंटलिज्म है उससे कैसे लड़ना है। तो इन सारे के सारे मुद्दों पे यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पाकिस्तान के साथ क्या बात करें टेररिज्म के ऊपर? पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। एक्चुअली यही इंडिया की बात उनको बोलता है कि आप टेररिज्म में बात करने लायक ही नहीं हो, क्योंकि आप खुद टेररिज्म प्रोड्यूस करते हो। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि देखो यार ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं खुद जो है टेररिज्म से परेशान हूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत टेररिस्ट अटैक होते हैं। भैया जब आप बीमारी को पैदा करोगे तो डेफिनेटली बीमारी आपको तो नुकसान करेगी ही करेगी, है ना? तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो एससीओ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है रैट्स, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ। ठीक है, ये क्या करता है? जो एक्सट्रीमिज्म होता है, जो टेररिज्म होता है, उसके ऊपर फोकस करता है और टेररिज्म से लड़ने की कोशिश करता है, या फिर जो टेररिस्ट भाग के किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है उनको एक्स्ट्राडाइट करता है। तो रैट्स भी एक एससीओ के अंदर में ही एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। साइबर क्राइम से लड़ने की ये लोग बात करते हैं। देखिए क्या है, इन सारी की सारी कंट्री में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे ज्यादा इशू चलते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि पिछले फरवरी के महीने से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो है हो गया है। सीज फायर मतलब शांति का माहौल है इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री के ऊपर। पिछले 4 महीने से एक भी गोलाबारी नहीं हुई इधर से उधर। ऐसा बहुत समय बाद हुआ है कि इतने लंबे समय तक जो है शांति वहां पे बनी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे अफगानिस्तान की आ जाती है। अब आपको पता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के ट्रूप वो जा रहे हैं, अमेरिका और नाटो के सैनिक वहां से जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर काफी डिस्टर्बेंस होने वाली है, क्योंकि वहां पे जो तालिबान है, तालिबान का वहां पे काफी दबदबा है और तालिबान का काफी कुछ सपोर्ट वह पाकिस्तान से जाता है। तो अफगानिस्तान के अंदर जब सिचुएशन डिस्टर्ब होंगी तो डेफिनेटली इंडिया के उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो इन सारी बातों, इन सारी चीज इशू के बारे में बात करने के लिए इंडिया का जो एनएसए है और जो पाकिस्तान के एनएसए हैं वो आपस में बैठे मिलकर बातचीत की। इसे कहा जाता है बैकडोर चैनल्स। एक तो होता है फ्रंट डोर चैनल, मतलब आप सीधी बात कर रहे हो। एक होता है बैक डोर चैनल, जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म के थ्रू बात करते हो। ठीक है, तो ये बैकडोर चैनल जैसा ही है एक तरह से, ताकि कैसे वो पीस देखे। पाकिस्तान को भी पता है
अगर पीस का माहौल बनेगा तभी जो है बेटर सिचुएशन हो सकती है इकोनॉमिकली और कल्चरली। इंडिया को भी पता है पाकिस्तान में अगर पीस रहेगी तो इंडिया का माहौल भी अच्छा रहेगा। देखो पड़ोसी में अगर बर्तन खड़ा करे हो ना तो आवाज़ आपके घर तक भी आती है ना, सीधी सी बात है। तो ये सारी सारी सिचुएशन है। दूसरी जो न्यूज़ यहाँ पे है वो है न्यू आईटी रूल्स को लेके। ऑलरेडी कई दिन से ये लगातार न्यूज़ में चल रहा है। आईटी रूल्स को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अप्लाई किए गए थे, ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई किए थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई किए थे, है ना। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अभी दिक्कत क्या है, अभी दिक्कत ये है कि ये जो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, जैसे जो आप न्यूज़ पढ़ते हो डिजिटली, है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पढ़ते हो, उन्होंने, इनके 13 मेंबर का ग्रुप है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने क्या किया, मद्रास हाई कोर्ट में केस डाल दिया अगेंस्ट दीज आईटी रूल्स। एंड दे सेड कि ये जो आईटी रूल्स नए सरकार ने लाए हैं, एथिक रूल्स 2021, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 ये क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, के सब बराबर हैं, है ना। दूसरा वह है 91A और तीसरा है 191G। आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है ये फ्रीडम के रिगार्डिंग है। इसके अंदर 6 आते हैं, ABCDEFG। तो जो ए है वो कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि मैं कुछ भी बोलूँ मेरा राइट है। दूसरा है राइट टू प्रोफेशन, कि मैं कोई भी व्यवसाय, कोई भी ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर सकता हूं, दैट इज माय फंडामेंटल राइट। लेकिन आपको एक बात और पता है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसका यूज करके आपके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल किए जा सकते हैं, जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन में होता है। तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश कर रही है सरकार थ्रू दीज आईटी रूल्स। ये किसका कहना है, इन कंपनीज का कहना है। मद्रास हाई कोर्ट में इस केस को अभी उन्होंने डाल दिया है। लेट्स सी के मद्रास हाई कोर्ट इस पे क्या बोलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मद्रास हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है पेटिशन को, और वो डेफिनेटली इसको सुनेगा। जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यहाँ पे जो प्रोविजंस है नए रूल्स के अंडर में, वो है प्रोविजन नंबर 12, प्रोविजन नंबर 12 और प्रोविजन नंबर 16, ठीक है, मतलब रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 ये कहता है कि जैसे मान लो आपने कोई पोस्ट डाला सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर किसी न्यूज चैनल ने जो डिजिटली काम करते हैं उन्होंने अपना कोई न्यूज लिखा अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उस न्यूज को ब्लॉक कर सकता है विदाउट हियरिंग। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एक न्यूज पोर्टल है, क्विंट नाम है जिसका, क्विंट, ठीक है। क्विंट ने अगर कोई आर्टिकल डाला है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उस आर्टिकल को सरकार तुरंत के तुरंत ब्लॉक कर सकती है और क्विंट को मौका भी नहीं देगी अपनी सफाई देने का। तो ये सबसे गलत बात है, मतलब आप तो सरकार के अगेंस्ट कुछ में लिख ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये जो है प्रोविजन सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसके अगेंस्ट में ये सारी की सारी कंपनी मद्रास हाई कोर्ट में अभी गई हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बट दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो एज ऑफ नाउ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई खास न्यूज़ नहीं है ये, थोड़ी ये कि यहाँ पे देख सकते हो आप, सेपरेट लेजिस्लेचर डिमांड इन द लद्दाख अहेड ऑफ PMG&K मीट। देखिए सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है, गुपकर अलायंस के बारे में आपको बताया था मैंने। जो J&K के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनका अलायंस है जिसे बोला जाता है गुपकर अलायंस, ठीक है, गुपकर अलायंस। एक्चुअली फारूक अब्दुल्ला जी का एक घर है, उनका नाम गुपकर है, वहाँ पे मीटिंग हुई थी तो इसको गुपकर अलायंस बोल दिया जाता है। तो जब J&K को अलग किया गया था, वहां पे J&K अलग से बनाया गया था यूटी, और लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। आजकल J&K के लिए बातचीत चल रही है क्योंकि सरकार वहां पे इलेक्शन करवाना चाहती है। तो लद्दाख वाले क्यों पीछे रहे, उनकी अलग डिमांड है। लद्दाख वालों ने कहा है कि क्योंकि लद्दाख बहुत ही फ्रजाइल एरिया है, उसकी बाउंड्री चाइना के साथ भी होती है, और लद्दाख के अंदर जो 99% लोग हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और क्योंकि हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, हम एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इसलिए हमें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। और आपको ये पहले से ही पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज होते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इसके अंदर 4 स्टेट आती हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ये जो 4 स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे जो एसटी पॉपुलेशन है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पे गवर्नर को भी एक्स्ट्रा पावर दी गई है फॉर देयर वेलफेयर। अब इसके अंदर लद्दाख तो नहीं है इंक्लूड, क्योंकि अभी तक तो लद्दाख स्टेट था, एक J&K का पार्ट हुआ करता था।
तो ये कह रहे हैं कि इंडिया लद्दाख को भी इसी शेड्यूल के अंदर एंट्री कर दिया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए ताकि लद्दाख के लोगों को भी इसके अंदर लाया जाए और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए, फॉर देयर लैंग्वेज, फॉर देयर कल्चर, फॉर देयर एनवायरमेंट, उनको प्रोटेक्शन मिले। ये इनकी डिमांड है। ठीक है, अब लेट्स सी के सेंटर इसके ऊपर क्या करती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है कि नहीं करती है, क्योंकि एक शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो ये कह रहे हैं कि देखो भैया, वैसे तो हमारी यही डिमांड है, लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते, कम से कम कुछ स्पेशल हमें पैकेज दे दो। तो ये सारी की सारी बात है। तो J&K में और लद्दाख में आजकल थोड़ा इशू चल रहा है। तो दैट वाज दिस न्यूज अबाउट दिस। एनीवेज, एक न्यूज और आती है, वो है कैबिनेट ने अप्रूव किया है एडिशनल फूड ग्रेन अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए, जब लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था 2020 के अंदर, बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो शहरों से अपने गांव में चले गए थे बिकॉज दे डिड नॉट हैव जॉब। ऊपर से जो रूरल इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो जो गरीब आदमी बेचारा और पुअर हो गया था, उसके पास इनकम तो है ही नहीं और उसके पास जॉब का साधन भी नहीं था। उस टाइम पर सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जिसे कहा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत कुछ महीने तक लोगों को फ्री में राशन दिया गया, गरीब लोगों को, समझ रहे हो। लेकिन वो लॉकडाउन खत्म हो गया, अब दोबारा से लॉकडाउन लग गया है। अब वो दोबारा से बेचारे अपने गांव चले गए, दोबारा से उनके पास पैसा नहीं है। तो सरकार ने, अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको हम नवंबर तक बढ़ाएंगे। यानी कि नवंबर के महीने तक हर महीने 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन मिलेगा, मतलब जिसमें आपको दाल, चावल और गेहूं वगैरह वो मिलेगा, अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसको सरकार को टोटल 64,031 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन जनता के लिए ही तो होती है सरकार, आने दो भैया, खर्चा क्या है देख लेंगे बाद में। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है यहाँ पे। इसको पिछले साल चलाया गया था। बाई चांस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कौन से साल में चलाई गई थी? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 व्हेन देयर वाज कोविड-19 लास्ट ईयर। ठीक है, इसको अभी आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रही थी इसके बारे में। और ये देखो यार, गरीबों का ध्यान रखने के लिए तो सरकार बनाई जाती है, अमीर तो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं मोस्टली केसेस में। ठीक है, तो ये सारी की सारी सिचुएशन है। एडिटोरियल आज एक आया है इन्फ्लेशन को लेके, अच्छा एडिटोरियल है, उसको हम थोड़ी देर में करेंगे। उसके अलावा एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन भी काफ़ी बढ़िया आया है, इसको भी अभी कराऊंगा मैं। लेकिन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि इकोनॉमी सेक्शन में और दुनियादारी में क्या हो रहा है। तो दुनियादारी में जो है वर्ल्ड न्यूज़ में एक न्यूज़ है यहाँ पे पाकिस्तान को लेके, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, फ्रेंडली कंट्री है, बहुत शानदार। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया था अंडर FATF, मतलब ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहाँ जाता है भैया? टेररिस्ट लोगों को जाता है। मतलब काला पैसा सफेद कर दो। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है ना, आप मैले कपड़ों के धो के सफेद कर देते हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब भी होता है जो काला धन होता है, काला पैसा होता है, उसका सफेद कर देते हो थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, और ये चला जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो ये जो FATF है, ये पेरिस में बेस्ड है, आपको बता देता हूं, ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, ये पेरिस में बेस्ड है। और पाकिस्तान को इसने 2018 में ग्रे लिस्ट में रखा गया था क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा बदनाम है दुनिया में टेररिस्ट लोगों को फंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट में उसको रखा गया था। तो पाकिस्तान को ना कुछ चीजें बताई गई थी, 27 पॉइंट्स बताए गए थे कि अगर आप इन 27 पॉइंट्स पे एक्शन लोगे तो हम आपको ग्रे लिस्ट से हटा देंगे, अदरवाइज तो नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। अब ये जो कौन सी कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, इसके लिए ग्रुप बनाया हुआ है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप, और इसके अंदर है चाइना, USA, UK, फ्रांस और इंडिया। देखिए, इंडिया भी इसका ही पार्ट है। तो इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से आए, इंडिया तो हमेशा ये रिकमेंड करे। इवन इंडिया चाहता है कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि मैं इस बारे में काफ़ी काम कर रहा हूं, ये जो 27 पॉइंट हैं मैं काफ़ी फोकस कर रहा हूं, लेकिन जो प्रीवियस गवर्नमेंट हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। देखिए, हमारे कंट्री की तरह ना पाकिस्तान में भी यही आदत है, सारे का सारा ब्लेम प्रीवियस गवर्नमेंट पे डाल दो, अपोजिशन के ऊपर डाल दो, है ना, खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये दोनों पॉलिटिशियंस अरे भाई भाई हैं, तो इनका नेचर भी एक जैसा ही है ना। जब भी कोई गलत काम होता है, आजकल तो जैसे आजकल पेट्रोलियम के दाम बढ़े जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा 100+ हो गया है। तो हम लोग तो सरकार कह रही है कि ये दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि UPA गवर्नमेंट ने कुछ गलत नीतियां की थी। और अगर जो अगली सरकार आएगी, जो वहाँ पे कुछ गलत होगा तो वो बोलेंगे कि मोदी सरकार ने गलत किया था। तो ये ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर भी होता है। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स का थोड़ा गड़बड़ ऐसा ही है सिस्टम। एनीवेज,
तो यूएस ऑफिशियल हैं अमेरिका से बात आई है, उन्होंने कहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है जो सबसे पहले इंडिया के अंदर ही पहचाना गया था, दिस इज मोर ट्रांसमिसिबल एंड मोर डेंजरस, भैया खतरनाक है। ठीक है, ज़्यादा जल्दी से फैलता है और सिर्फ जल्दी से ही नहीं फैलता बल्कि ज़्यादा खतरनाक भी है, आपके लंग्स पे सीधा अटैक करता है। और अब तो डेल्टा का भाई भी आ गया है, डेल्टा प्लस, जिसके कम से कम अब तक 22 मामले इंडिया में आए हैं। लेट्स होप एंड प्रे कि जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, डेल्टा प्लस तो उससे भी खतरनाक है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो वेरिएंट होता है वायरस का जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न ज़्यादा सीरियस होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इकोनॉमी से देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम लोग एडिटोरियल पे जाएंगे। ये कोई ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो हाउस होल्ड सेविंग होती है, जो मतलब हम लोग प्राइवेट जो होते हैं प्राइवेट सिटीजन्स वगैरह, ये भैया काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। देखिए सेविंग तो आप तब करोगे ना जब आपके पास इनकम होगी, अब इनकम ही नहीं है तो सेविंग क्या ही करोगे। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा है, तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। दूसरी न्यूज़ है वो कल भी की थी हमने गूगल के बारे में। गूगल को जो है सी सी आई, ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अब ये गूगल को प्रोब करने वाली हैं क्योंकि गूगल के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। और ये गूगल के ऊपर एलिगेशन ये लगाए गए हैं कि ये अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के मार्केट में अपने आप को डोमिनेट रखना चाहता है और जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स होता है उनको सामने आने नहीं देता। ये मैंने वो कल भी न्यूज़ कराई थी। क्योंकि स्मार्ट टीवी इंडिया, भैया जब भी आप कोई स्मार्ट टीवी लेते हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसके अंदर ऑलरेडी जो है एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस डाउनलोड होके आती हैं, जैसे मीडिया प्लेयर वगैरह कुछ भी, है ना। तो ये इसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स पूरे का पूरा गूगल प्ले स्टोर उस टीवी के अंदर आना चाहिए। इंडिया में जो दो रूल हैं, एक को बोला जाता है टाडा, दूसरे को बोला जाता है एसीसी। अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स स्मार्ट टीवी जब भी आप खरीदते हो उसके अंदर पूरे का पूरा गूगल प्ले स्टोर होना चाहिए रादर देन पर्टिकुलर एप्लीकेशन। क्योंकि अगर पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके आओगे उसमें पहले से ही तो आप उसी एप्लीकेशन को यूज करोगे, दूसरी एप्लीकेशन को यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर आप गूगल प्ले स्टोर होगा तो उसमें आप कोई भी अपनी मर्जी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स को इक्वल जो है ग्राउंड जो है लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराता है। तो यह एलिगेशन गूगल के ऊपर लगाया गया है और लेट्स सी कि क्या होगा। गूगल प्ले स्टोर के बजाय आप भैया एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्यों डालते हो, यह समस्या यहाँ पे है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है बीपीओ सेंटर से आती है। आपको सबको हमसे पहले ही पता है कि इंडिया के अंदर जो बीपीओ ये मतलब जो आउटसोर्सिंग जो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। मतलब इंडिया वर्ल्ड लीडर है इस मामले में। ठीक है, आप कॉल सेंटर वगैरह जो होते हैं, मतलब बीपीओ को कॉल सेंटर बोला जाता है बेसिकली, मतलब ब्रॉडर टर्म है लेकिन कॉल सेंटर से आप इसको ज़्यादा इजीली समझ सकते हो। अभी इसके रूल्स को कुछ थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है। देखिए जब से कोविड-19 हुआ था तो ऑफिस वगैरह तो बंद हो गए थे, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, है कि नहीं। तो जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो उस केस में क्या हुआ ना, डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर से उधर। और ये जो बीपीओ कंपनीज होती है ना, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस थी पहले। इनको टाइम टू टाइम सरकार को बताना पड़ता है कि आपने कहाँ डेटा स्टोर किया है, किसका डेटा स्टोर किया है, कितना डेटा आपके पास है, कितने आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, कितना इनकम हुआ है, कितना टैक्स दिया है। काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, नए रूल्स लेके आई और सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इनको रिलैक्सेशन दे दिया है। सरकार ने इनको सीधा सीधा कह दिया है कि अभी हम लोग किसी डोमेस्टिक और किसी इंटरनेशनल सेटअप में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। मतलब आप ऑफिस दिल्ली में बनाओ, आप ऑफिस हांगकांग में बनाओ या फिर आप ऑफिस लंदन में बनाओ, हम सबको एक जैसा ही ट्रीट करेंगे। समझ रहे हो। और आप वर्क फ्रॉम होम करिए, ऑफिस में आके काम करिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूल्स काफ़ी रिलैक्स कर दिए हैं। और जो आपको महीने में, हर 2 महीने में, 6 महीने पीरियोडिक बेसिस पे आपको रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती थी, आप उससे भी छुटकारा पाइए। हम आपसे वो भी नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में 2019-20 में $37 बिलियन की इंडस्ट्री थी जो 2025 तक जो है $25 बिलियन की हो सकती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ये इंडस्ट्री कम हो, इसलिए सरकार ने इनको रिलैक्सेशन दे दिया है कि भैया आप दिल्ली में बैठ के हर वर्क फ्रॉम होम करो, चाहे लंदन में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करो, हम आपसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आपके रेगुलेशंस को हम लोगों ने कम कर दिया है। तो ये बीपीओ इंडस्ट्री में काफ़ी खुशी की लहर है आजकल। ठीक है, देखिए ऐसे ही होता है ना, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारा वर्क कल्चर चेंज हो जाता है ना।
तो ये कोविड-19 वाली सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन ही है, तो हमारा पूरा वर्क कल्चर ही चेंज हो गया है ना। हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस में कोई जाता नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हर्डल इन द क्लास एक्शन। अब ये क्या है क्लास एक्शन? सपोज थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सपोज कोई कंपनी है और वो केमिकल की कंपनी है, और वो केमिकल की कंपनी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और वहां का पानी पोल्यूट हो गया है, और उस पानी को पीने से कोई बंदा मर गया है, तो वो आदमी क्या करेगा? कोर्ट में केस कर सकता है। लेकिन सपोज उस पानी को पीने से 100 लोग बीमार हो गए हैं, तो क्या 100 लोग एक ग्रुप बना के उस कंपनी के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं? इसी को कहा जाता है क्लास एक्शन। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलके किसी कंपनी के अंडर में केस करते हैं, उसे कहा जाता है क्लास एक्शन। ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब ये तौती जो साइक्लोन आया था, तो ओएनजीसी जो तेल निकालने का काम करते हैं, इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है, इसका एक जहाज डूब गया था। उस जहाज को डूबने के पीछे उसका जो कारण था वो था उसका कैप्टन। उस कैप्टन की नेग्लिजेंस की वजह से वो जहाज समंदर में डूब गया था, जिसकी वजह से उस जहाज पर रहने वाले 71 लोग मर गए थे। उस जहाज को जो कंपनी ओन करती थी उसका नाम था एफकोस, और ओएनजीसी वो कंपनी थी जिसके लिए वो काम करता था। अब ओएनजीसी ने हर मरने वाले को 2 लाख रुपया दे दिया, और वो जो एफकोस कंपनी है उसने हर मरने वाले को 35 लाख से लेकर 75 लाख रुपीस दे दिया, अकॉर्डिंग टू देयर ओन सिचुएशन। ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात। लेकिन क्या अभी हुआ ये कि उस जहाज पे एक आदमी था जो बच गया, और उसने एफकोस कंपनी और ओएनजीसी के अगेंस्ट में केस फाइल किया है ऑन द बिहाफ ऑफ दीज 71 पीपल। इसे कहा जाता है क्लास एक्शन। मतलब आप सभी मरने वाले के बिहाफ पे कोर्ट में केस कर सकते हो और डैमेज की डिमांड कर सकते हो। ये है क्लास एक्शन। ठीक है। तो क्लास सूट का मतलब यही है कि एक आप ग्रुप बना के वो करते हो। देखिए, इंडिविजुअल आदमी ना इतनी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट में केस नहीं लड़ सकता, लेकिन अब जब ग्रुप बनाओगे, क्योंकि ये केस बहुत महंगे होते हैं, अब थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के उस कंपनी के अगेंस्ट में वो सारी की सारी चीजें कर सकते हो। इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में, और अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। अमेरिका में क्या होता है, जो वकील लोग होते हैं ना, जब भी जहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो कई कंपनी वगैरह की तरफ से तो वकील लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग जितने भी वहां पे इंपैक्टेड लोग होते हैं, जो मर गए होते हैं, उनके बिहाफ पे कंप्लेंट करते हैं, केस लड़ते हैं, केस जीतते हैं, डैमेज मिलता है, और उस पर डैमेज का कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेते हैं। ये उन वकीलों की कमाई होती है। लेकिन इंडिया में जो है, इंडिया के सिनेरियो में इस तरह का लॉ बहुत मजबूत नहीं है। क्लास एक्शन जो है इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में क्लासिक एग्जांपल है 1984 में, जब भोपाल में एक कंपनी है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, उस टाइम पे हुआ करती थी, उससे गैस लीक हो गई थी, और उस गैस लीक की वजह से 3700 लोग वहां पे मर गए थे। मतलब 3700 लोग मर गए थे। समझ रहे हो आप कितनी ग्रेव सिचुएशन है यहाँ पे। तो उस कंपनी के अगेंस्ट में सरकार ने इन लोगों के बिहाफ पे केस फाइल किया था, और $470 मिलियन के कंपनसेशन की डिमांड की थी, जो एक्चुअली में उनको मिल गया था। उसके बाद उस केस को ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसा ही एक केस 2009 में हुआ था सत्यम कंप्यूटर कंपनी ने, जिसने फ्रॉड किया था, और जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था उनके बेचारों के पैसे डूब गए थे। तो सत्यम कंपनी के अगेंस्ट में भी इस तरह का केस हुआ था। इसे कहा जाता है क्लास एक्शन। और ऐसा ही 2015 में भी हुआ। नेस्ले जो कंपनी है जिसकी हम लोग मैगी खाते हैं, है ना, उस नेस्ले के अगेंस्ट में, क्योंकि मैगी में काफी ज्यादा लेड की मात्रा पाई गई थी, तो नेस्ले के अगेंस्ट में भी लोगों के बिहाफ पे केस किया गया था कंज्यूमर फोरम में और कोर्ट के अंदर में। ठीक है। तो इंडिया में कुछ ही गिने चुने ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्लास एक्शन अब तक हुआ है, लेकिन इंडिया में क्लास एक्शन को लेकर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है। इंडिया के अंदर छोटे छोटे 4 ऐसे रूल्स हैं जिसके अंदर में इसको कवर किया जाता है। पहला है रूल 8 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, आपको जिसमें जानने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट के तहत, ठीक है, कंपटीशन एक्ट के तहत, और एक आपका आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये 4 इंडिया में छोटे छोटे रूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर में आप क्लास एक्शन कर सकते हो। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये ज़्यादा डिटेल इनकी जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है कि इंडिया के अंदर जो क्लास लिटिगेशन होती है, यानी कि जो ग्रुप लिटिगेशन होती है, उसको लेके बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है। इंडिया में एक रूल ऐसा है अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226, जिसमें हम लोग रिट पिटीशन डालते हैं। इसी के अंडर में हम पीआईएल भी डालते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के बिहाफ पे डालते हैं। लेकिन पब्लिक पीआईएल और क्लास लिटिगेशन में यह फर्क है कि पीआईएल को आप कभी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं डाल सकते। समझ रहे हो, यह फर्क है। आप सिर्फ और सिर्फ सरकार के अगेंस्ट में डाल सकते हो, गवर्नमेंट एजेंसी के अगेंस्ट में डाल सकते हो। लेकिन जो क्लास लिटिगेशन होता है
जैसा अमेरिका में होता है या फिर भोपाल वाले केस में हुआ, उसको आप प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट में भी डाल सकते हो। तो इंडिया में काफ़ी जो है कम रूल्स हैं इस तरह के, उसको लेके ही ये पूरे का पूरा आर्टिकल यहाँ पे था अबाउट क्लास एक्शन। अबाउट क्लास एक्शन, जैसे एक एग्जांपल आपको लेके छोड़ के जाता हूँ, जैसे जैसे जो रिलायंस कंपनी है, इसकी कोई केमिकल फैक्ट्री है ना, भोपाल के अंदर, भोपाल के पास में एक जगह है वहाँ पे थी, और उसकी वजह से वहाँ पे एक रिवर डैमेज हो गया था, पोल्यूशन हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कुछ गांव थे वो उसका पानी पीते थे और वो बीमार हो गए। तो रिलायंस कंपनी ने क्या किया, हर इंडिविजुअल को थोड़ा थोड़ा कंपनसेशन दिया। अदरवाइज वो सारे के सारे लोग मिलके भी एक केस कर सकते थे अगेंस्ट रिलायंस, और दे कुड आस्क फॉर द डैमेज, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी इतनी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट में केस नहीं लड़ सकता, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, बहुत महंगा प्रोसीजर होता है ना। चलिए, अगला जो आता है वो आता है हमारा आज का एडिटोरियल। एंड आज का एडिटोरियल क्या है, किसके बारे में है, ये तो पुराने एडिटोरियल्स हैं। आज का एडिटोरियल है हमारा इन्फ्लेशन को लेके। इन्फ्लेशन भैया मतलब महंगाई, जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, कोविड के टाइम पे इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट होता है, क्या पैसा प्रिंट करने से इन्फ्लेशन आता है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इसका एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला था, आज भी मैं डाल दूंगा कि पैसा प्रिंट करने से इन्फ्लेशन कैसे आता है और इन्फ्लेशन के क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। लेकिन आज का जो एडिटोरियल है, देखिए आज के अगर एडिटोरियल को आप लाइन टू लाइन पढ़ने लगोगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक टर्म्स यहाँ पे डाली गई हैं। अगर आपको उन इकोनॉमिक टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो एडिटोरियल आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो आपको वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, उसके बाद इस तरह के एडिटोरियल को आप पढ़ सकते हो। तो पहले अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कीजिए, है ना, इकोनॉमी के बेसिक टर्म्स को कवर कीजिए, उनको क्लियर कीजिए दिमाग में, तब इस तरह के एडिटोरियल आपको जल्दी समझ में आते हैं। लेकिन मैंने कोशिश किया है इसको सिंपल तरीके से आपको करवाने की। एनीवेज देखते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इंडिया में जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है, ये तो आरबीआई करता है और गवर्नमेंट करता है, दोनों के अपने अपने टूल्स होते हैं। ठीक है, आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है वो रखा है 4%, मतलब 4% तक इन्फ्लेशन जायज है, कोई बात नहीं। +-2 भी आप जा सकते हो, 6% तक जा सकते हो, लेकिन 6% से जब आप इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो हमारी इकोनॉमी के लिए डेंजरस होती है, लोगों के लिए भी खतरनाक होती है, हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, इकोनॉमी नीचे चली जाती है। वो सिचुएशन आपको ये समझना पड़ेगा। इंडिया में दो तरह की इन्फ्लेशन हम काउंट करते हैं, एक करते हैं डब्ल्यूपीआई, दूसरा करते हैं सीपीआई। डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो महंगाई को मेजर करता है वो करता है मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे, प्रोड्यूसर के लेवल पे, और जो सीपीआई होता है वो करता है रिटेल के लेवल पे। रिटेल लेवल मतलब कंज्यूमर, आप और मैं। तो ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा बढ़िया कौन सा है, सीपीआई है, क्योंकि ये रियल इन्फ्लेशन को मेजर करता है रादर देन डब्ल्यूपीआई। 2014 के बाद हम लोग सीपीआई को यूज करते हैं, उससे पहले हम लोग डब्ल्यूपीआई का यूज करते थे, आपको ये पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आपको ये फैक्ट बता देता हूं कि जो डब्ल्यूपीआई को काउंट करने की, इसको मेजर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो की जाती है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। सीपीआई को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये आपको पता होना चाहिए, दो प्रीलिम्स के लिए आपके पास फैक्ट हैं। ठीक है, इंडिया में जब लास्ट टाइम मतलब 2020 में जब कोविड आया था तो उस टाइम पे इंडिया में डब्ल्यूपीआई काफी ज्यादा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि तेल के दाम काफी बढ़ गए थे, कॉमोडिटी मतलब चीजों के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे, ज़्यादा बढ़ गए थे। एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि इस टाइम इंडिया में, करंटली इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से भी प्लस चल रहा है, 6.3% चल रहा है, जो कि आरबीआई की जो अलाउड लिमिट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब आरबीआई को इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं क्या क्या स्टेप ले सकती है सरकार। तो इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट होता है? देखिए, दो लोग होते हैं, एक होता है बोरोवर जो पैसा बोरो करता है, एक होता है लेंडर जो पैसा देता है। जैसे आप बैंक से पैसा लेते हो तो आप कौन हुए, बोरोवर हुए, बैंक कौन हुआ, लेंडर हुआ, है ना। आप अपने फादर से पॉकेट मनी लेते हो, मम्मी से पॉकेट मनी लेते हो, तो आप बोरोवर हो, वो आपको लेंड करते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से जो बोरोवर होता है वो हमेशा बेनिफिट में रहता है, और जो लेंडर होता है उसको हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। जब करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है तो लेंडर को तो नुकसान है बेचारे को।
उसने आपको 10,000 रुपए दिए, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से 10,000 की कीमत कम हो गई, तो उसको तो नुकसान हुआ, आपको बेनिफिट हो गया क्योंकि आपको कम पैसे देने पड़ेंगे उसको, है ना। तो बोरोवर हमेशा बेनिफिट में होता है और लेंडर हमेशा जो है नुकसान में होता है। हालांकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझ लो। तो हमारे कंट्री में सबसे बड़ा बोरोवर कौन है? सबसे बड़ा बोरोवर होती है सरकार। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन से सरकार को फायदा है, क्योंकि सरकार का डेट कम हो जाता है, मतलब उसका जो ऋण है वो कम हो जाता है। ये कैसे कम हो जाता है, अब ये आपको कभी बाद में कराऊंगा इकोनॉमी के सेक्शन में। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि इन्फ्लेशन की वजह से जो बोरोवर होते हैं दे आर गेटिंग बेनिफिट्स, और लैंडर होते हैं दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स। ये यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से और क्या होता है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेसिंग पावर मतलब सामान को खरीदने की शक्ति। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो जैसे पहले आप बनाना को 50 रुपए दर्जन खरीदते थे, अभी उसी बनाना को खरीदने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं। तो मतलब आपके जो पैसा आपके हाथ में है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो ये एक बड़ा नुकसान होता है इन्फ्लेशन का। और जब महंगाई बढ़ती है तो प्राइवेट कंजप्शन कम हो जाती है। भैया जब चीज़ें मेहनत कम बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी तो आप चीज़ें खरीदोगे थोड़ी, कम पैसे कम खर्चा करना शुरू करोगे। पहले आप जो है 4 बार रेस्टोरेंट में जाते थे, अभी आप एक ही बार में रेस्टोरेंट जाओगे। पहले आप हर रोज चिकन खाते थे, अभी चिकन नहीं खाओगे, नॉर्मल आलू की सब्जी खाओगे। तो प्राइवेट कंजप्शन कम हो जाती है क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और इसका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है ग्रामीण मतलब रूरल एरिया में, क्योंकि लोगों के पास वैसे ही इनकम कम होती है। ठीक है। 2020 में क्या था, 2020 में जो फूड इन्फ्लेशन है, मतलब जो फल फ्रूट हैं सब्जियां हैं, वो इन्फ्लेशन कम थी, और जो नॉन फूड इन्फ्लेशन थी वो ज़्यादा। मतलब जैसे आप रेफ्रिजरेटर खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे, दूसरी चीज़ें कपड़ा खरीदोगे, उस उनके रेट काफ़ी हाई थे, और जो फूड इन्फ्लेशन है उसके रेट कम होते हैं। अब देखिए, जब सब्जियों के दाम, फलों के दाम कम हो जाएंगे तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान होता है फार्मर्स को। आपको फायदा है क्योंकि आप कंज्यूमर हो, आपको सब्जियां सस्ती मिल रही हैं, लेकिन नुकसान किसको है भैया? फार्मर को तो नुकसान है जो बेचारा उसको ग्रो कर रहा है। तो जो चीजें फार्मर ग्रो कर रहा है, मतलब सब्जियां ग्रो कर रहा है, उसको उसके दाम कम मिल रहे हैं, लेकिन जो चीजें वो बाहर मार्केट से खरीद रहा है उसको बेचारे ज्यादा दाम पे खरीदनी पड़ रही हैं। तो सबसे ज्यादा यहां पे फार्मर्स के ऊपर इंपैक्ट होता है जब भी चीज़ों के दाम कम होते हैं, स्पेशली सब्जियों वगैरह के। तो आने वाले समय में जब भी सब्जियों के दाम कम हो तो खुश होने की बजाय दुखी हुआ करो, क्योंकि फार्मर की इनकम कम हो रही है बेचारों की। ठीक है, वो सारी की सारी सिचुएशन है। अब 2020 में सिचुएशन क्या थी? फार्मर्स अच्छी सिचुएशन में थे। क्यों? क्योंकि मॉनसून अच्छा था, बम्पर क्रॉप हो गई थी, मनरेगा के ऊपर सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया था, और पीएम किसान वगैरह योजना के तहत लोगों को पैसा दिया गया था, सर किसानों को। तो लोग किसान खुश थे 2020 के अंदर में। लेकिन 2021 में बिल्कुल इसका उल्टा होने वाला है, क्योंकि मॉनसून इस बार नॉर्मल है, खास मॉनसून होने वाली है नहीं। तो जब मॉनसून कम होगी तो मैं डेफिनेटली जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी कम होगी। मनरेगा के ऊपर भी सरकार ने इस बार कम पैसा खर्चा किया है, तो जिसकी वजह से 2020 में ये फार्मर्स के लिए ठीक नहीं है। 2021 में फार्मर्स कंपैरेटिवली खुश थे। अब ये तो हो गया फार्मर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, है ना। ओवरऑल फार्मर्स को हमेशा नुकसान नुकसान होता है जब इन्फ्लेशन कम होता है। फार्मर्स को बेनिफिट होता है जब महंगाई ज्यादा होती है। कौन से सेक्शन की? फूड सेक्शन की, है ना, जो मतलब सब्जियां और फल वगैरह। अब कॉर्पोरेट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? अडानी अंबानी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है भैया? उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। अब जो भी कम इंडस्ट्री में सामान बनता है उसका कुछ तो इनपुट कॉस्ट होता ही होता है ना। आप वहां पे रॉ मटेरियल खर्चा करते हो, वो सारी की सारी चीजें, तो जो टोटल सामान बनता है वो भी महंगा हो जाता है। जैसे आपने एक जूता बनाना है, उसमें आप चमड़ा लगाओगे, रबड़ लगाओगे, कुछ और चीजें लगाओगे, तो जब उन चीजों का दाम महंगा हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, तो ओवरऑल वो चप्पल आप जब बनाओगे, जूती बनाओगे, उसका प्राइस भी तो हाई हो जाएगा ना। तो कॉर्पोरेट्स के जो दाम होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट के दाम होते हैं वो भी हाई हो जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो वो हाई प्राइस होता है उन्होंने कंज्यूमर से वसूल कर लेना होता है ना। अगर मोबाइल महंगा हो गया बाई चांस, कपड़े महंगे हो गए, तो अल्टीमेटली दाम तो आपको ही चुकाना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट्स को ज्यादा नुकसान नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम जनता को, फार्मर्स को, इन्फ्लेशन की वजह से। और इस टाइम पे इन्फ्लेशन वो 6% से ज्यादा चल रहा है, इसलिए आरबीआई को इंटरवीन करना बहुत जरूरी हो गया है ताकि वो 6% से कम रहे। ठीक है, इन्फ्लेशन, और फार्मर्स को और जनता को नुकसान ना हो। दूसरी बात ये होती है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोग सेविंग नहीं करते हैं।
बैंकों वगैरह में जाएंगे नहीं क्योंकि उनको रिटर्न मिलता नहीं है। तो जब वो सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट तो तभी होगा ना जब सेविंग होगी। तो वो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सरकार को जो है जल्दी से जल्दी स्टेप लेने चाहिए। एक स्टेप जो इस एडिटोरियल में रिकमेंड किया है वो किया है कि पेट्रोल के दाम कम करो। पेट्रोल के दाम कम करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनका दाम भी कम हो जाएगा। पेट्रोलियम मतलब डीजल, पेट्रोल वगैरह बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो जब इसके दाम कम होंगे तो बहुत सारी चीज़ों के दाम खुद ब खुद कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन का बढ़ने का इंडिया में एक बहुत बड़ा कारण होता है पेट्रोलियम के दाम बढ़ना। तो पेट्रोलियम पे जो है एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए। जब एक्साइज ड्यूटी सरकार कम करेगी तो पेट्रोलियम के दाम खुद ब खुद कम हो जाएंगे। तो ये इस पूरे एडिटोरियल में बताया था। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी से ओरिएंटेड है ये। तो आपको बहुत सारी टर्म डेफिनेटली यहाँ पे नहीं पता होंगी, बट एनीवेज थोड़ा हल्का फुल्का आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमी की जो बेसिक टर्म्स हैं पहले उनको क्लियर करो, तभी इस तरह के एडिटोरियल आपको ज़्यादा दिमाग में जाते हैं। क्योंकि ये एकदम बिल्कुल इकोनॉमी का कोर सेक्शन का ये एडिटोरियल था। इंपॉर्टेंट है लेकिन बिगिनर्स को इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर ना। जब आप एक न्यूज़पेपर को 2 3 4 6 महीने के लिए पढ़ते हो, ये कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अपनी बुक्स में पढ़ते हो वही कॉन्सेप्ट इन एडिटोरियल के थ्रू आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, उसको समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होती हैं, इंपैक्ट करती हैं हम लोगों को। यही तो न्यूज़पेपर को पढ़ने की ब्यूटी है और इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। पहली बार जब इन चीज़ों को पढ़ोगे आपको 5 से 10% चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बार बार चीज़ों को रिपीट करोगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो भी बढ़ने लगेगा। और इसीलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। चाहे चीज़ें 5% समझ में आए लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ो। बार बार पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ने लगेगी। क्योंकि ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आपको मैं सजेशन भी दे रहा हूँ कि चीज़ों को छोड़, इसीलिए मत छोड़ो कि वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। दोस्तों अगर दो चीज़ें ईजी होती ना तो हर कोई कर लेता। कॉम्प्लिकेटेड हैं इसलिए कुछ लोग करते हैं। अगर आपने गिव अप कर दिया ना ये सोच के चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप उस टाइम पे गिव अप कर दोगे। क्योंकि 90% लोग ना मैदान में जाते ही गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन वही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कुछ लोग बहुत ईजी तरीके से कर लेते हैं क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज वाई यू नीड टू रीड न्यूज़ पेपर ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस, सो दैट दीज कॉम्प्लेक्स थिंग्स दे कैन बी अंडरस्टूड बाई यू इन अ ईजी मैनर। और ऐसे ही तो गेम है सारे खेल का। भैया मैदान में बस डटे रहो। डटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़ना लुड़ना तो बाद की बात है, जीतना बाद की बात है। डटे रहो बस, छोड़ के नहीं जाना दोस्तों। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।